दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, खाली जगह को भरें। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि खाली, यहाँ पे एक पूरा एक वाक्य दे रखा है, उनमें जो खाली स्थान है वहां पे उस शब्द की पूर्ति करें। पहले वाक्य में आपसे कहता है, तमिल के बड़े भूस्वामी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं तमिल के बड़े भूस्वामियों को? वेल्लाल। सही पकड़ा। कहता है आपसे, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश के द्वारा खेती की जाती थी। किन के द्वारा खेती की जाती थी? ग्राम भोजकों के खेतों पे, जमीन पे। वो इंसान जिसके पास पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी, क्या वो अपने जमीन पे खुद कभी खेती करेगा? नहीं। वो किसको रखेगा? नौकरों को और दासों को। तो यहाँ पे दास तथा कामगार ले देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ग कहता है, तमिल में हलवाहों को डैश कहते थे। क्या कहते थे तमिल में हलवाहे को? उनवार। घ देखिए, अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी थे। छोटे तथा स्वतंत्र भूस्वामी हुआ करते थे हमारे गृहपति। तो यहां पे लिख देंगे छोटे तथा स्वतंत्र। प्रश्न 2, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? इसका कारण बताना है। चलो लिखते हैं। उत्तर है यहाँ पे, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी गांव का, जिसके पास गांव में सबसे ज्यादा भूमि होगी वो ग्राम भोजक कहलाएगा। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे और ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो इसी वजह से, क्योंकि राजा भी इन्हें अपना अधिकारी बना दे रहा है, कर वसूलने का अधिकारी, साथ ही साथ ये पुलिस का काम कर रहे हैं और न्यायाधीश का भी काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप ही एक जाने माने और पावरफुल, शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं गांव के। तो आगे चलते हैं हमारे प्रश्न 3 पे। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो वो शिल्पकार जो कि आपको गांव में भी देखने को मिलते हैं और शहर में भी देखने को मिलते हैं, उनकी सूची बनानी है। तो पहले है बढ़ई, दूसरे बुनकर, फिर कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहरों दोनों जगह रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे शिल्पकार हैं आपके जो कि गांव में भी रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 4 पे। सही जवाब ढूंढो। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हैं और उसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं और उन्हीं में से आपको चूज करके इसका आंसर देना है। कब पूछा आपसे वलय कूप का उपयोग? पहला नहाने के लिए, दूसरा कपड़े धोने के लिए, तीसरा सिंचाई के लिए या चौथा जल निकास के लिए किया जाता था। तो किसके लिए वलय कूपों का इस्तेमाल होता था? तो अभी आपके लिए मैं बता देती हूँ वलय कूप कैसे दिखते थे। तो यहां से अगर पानी आएगा तो ये क्या करेगा? पानी अपने साथ लेके चला जाएगा। और ये कुछ इस तरह की इसलिए काम कर रहा है जैसे हमारे पाइप्स काम करते हैं, है ना? तो ये किस लिए काम करेगा? पानी यानी जल के निकासी के लिए। तो जब भी वलय कूप लिखा रहे तो याद करिएगा ये पुराने जमाने का पाइप था जो हमारे घरों में जल की निकासी के लिए इस्तेमाल होता है। तो चौथा जो आंसर है हमारा वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं ख पे। आहत सिक्के किसके बने होते थे? पहला चांदी, दूसरा सोना, तीसरा टिन और चौथा हाथी दांत के बने होते थे। तो आहत के सिक्के हमारे कब काम में आते थे? जब व्यापारी आपस में व्यापार करते थे। और ये किसके बने होते थे? देखो, अगर हाथी दांत के आहत के सिक्के बनेंगे तो सोचो, जब उसे पीट के, ठोक के उसको पतली परत के अंदर बनाया जाएगा, किसी कोई आकार देने की कोशिश किया जाएगा हाथी दांतों का, तो वो चूरा के समान हो जाएगा। जैसे आपका वो डस्ट नहीं हो जाता है जब आप अपने क्या कहते हैं उसको, या चौक को, जब आप अपने चौक को कूटते हो तो वो क्या हो जाता है? बिल्कुल चूरा बन जाता है।
तो इसी तरीके से हाथी दांत को भी अगर पीटा जाएगा तो बिल्कुल चूरा हो जाएगा। तो हाथी दांत से नहीं बनते थे, टिन से भी नहीं बनते थे, क्योंकि टिन बहुत सस्ता होता है और कोई भी इनका निर्माण कर सकता है, कोई भी ऐसे आहत सिक्कों का निर्माण कर सकता है अगर टिन का आहत सिक्के बनने लग जाए। और सोना बहुत महंगा होता था तब। बचा क्या हमारे पास? चांदी। तो चांदी के आहत सिक्के बनाए जाते थे। मथुरा महत्वपूर्ण पहला गांव था, पतन था, धार्मिक केंद्र था या जंगल क्षेत्र था? देखो मथुरा क्या था? व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे लोग आते थे और व्यापार करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे मूर्तियां बनाई जा रही थी। और याद हो और अगर आपको पता हो तो मथुरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे कान्हा के भक्त बहुत रहते हैं, कृष्ण भक्त बहुत रहते हैं। तो ये एक धार्मिक स्थल है। तो धार्मिक स्थल हमारा सही ऑप्शन है। गांव नहीं हो सकता क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है। पतन हो नहीं सकता क्योंकि इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। और जंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि व्यापार हो रहा है, और व्यापार होगा तो वो जो स्थान है वो शहर है, और शहर के आसपास जंगलों का निर्माण नहीं होता, जंगल क्षेत्र नहीं होते। तो धार्मिक केंद्र हमारा मथुरा था। श्रेणी क्या है? पहला शासकों का संघ, दूसरा शिल्पकारों का संघ, या तीसरा कृषकों का संघ, या चौथा पशुपालकों का संघ। तो अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ हुआ करता था, यानी कि व्यापारी और शिल्पकार आपस में मिलते थे और एक ग्रुप बनाते थे, कलेक्शन बनाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ शिल्पकार दे रखा है, तो शिल्पकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कृषक क्या है? कृषक कोई संघ नहीं बनाते थे, कृषकों का अपना अलग संघ हुआ करता था। अगर वो भूमि उनकी, अगर ब्राह्मणों की भूमि है वो, तो उनका अलग सभा होगा, उनका सभा कहलाएगा संघ। अगर वो ब्राह्मण नहीं है कृषक तो उनकी अलग नाम होगा उनके संघ का। और पशुपालकों के बारे में हमें ये पता है कि वो पशुपालक जो होते थे वो अपने अपने किसको चराया करते थे? अपने अपने जानवरों को चराया करते थे और उनको संघ की जरूरत नहीं पड़ती थी। शिल्पकार जो थे उनको किसकी जरूरत पड़ती थी? संघ की जरूरत पड़ती थी, श्रेणियों को जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिलती थी, यहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल मिलता था। तो इसके जरिए वो इसके लिए वो संघ का निर्माण करते थे। तो ये है हमारा अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर, और इसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे। तो तब तक के लिए keep learning with us and keep watching us. Bye.